तो नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की भैया। जो पौधा आप देख रहे हैं देखिए हरा भरा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये है कोटिमान मैंगो का प्लांट और ये करीबन 1-1.5 साल पुराना है। आप देखिए बढ़िया ग्रोथ में है। ये अब जाड़ा आ चुका है और इस समय आम के पौधों की देखभाल बहुत ज़रूरी हो गई है। तो आइए आपको और भी पौधे दिखाते हैं। ये एक आम का पौधा है, ये अरुणिका है और ये लखनऊ बागवानी संस्थान की एक वैरायटी है और बहुत ही सुंदर पौधा है, आप देख सकते हैं। और इसके पत्ते भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये आम का एक और पौधा है। साथ में एक आम का पौधा और आपको दिखाएंगे, ये है बनाना मैंगो। और आप देख रहे हैं इसकी लंबी लंबी पत्तियां ज़बरदस्त है और ये इतना बढ़िया है। देखिए ऐसा है, ये भी 1-1.5 साल पुराना पौधा है। और साथ में ये पौधा है एक स्वर्ण रेखा का, जिसकी महीन महीन पत्तियां होती थोड़ी सी कनेर की तरह की। और साथ में एक पौधा हमारे पास आम्रपाली का भी है। तो इस तरह 4-5 पौधे आम के हैं। अब एक क्वेरी बहुत सभी लोगों की आ रही है कि इस आम के पौधे को इस विंटर में कैसे बचाएं। दोस्तों, आम का पौधा को ग्रो करना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही स्लो ग्रो करता है और रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि बहुत स्लो रिएक्शन देता है। और ऐसा लगता है कि ये पौधा चल नहीं रहा है, बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। और खासकर जाड़ों में, अब जाड़ों में अगर इस समय, क्योंकि जब फरवरी आएगा तो आप देखेंगे इसमें मोजर निकलेगा। जी हाँ, मोजर निकलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो मोजर को नहीं पत्तियों को निकालेगा, तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने वाला है। हाँ, तो ये देखिए एक बढ़िया पौधा है और ये है बनाना मैंगो। इस समय 2 प्रिकॉशंस लेने हैं। पहला प्रिकॉशन ये है कि इसमें पानी कम देना है। देखिए हमने भी इसको सूखा रखा हुआ है और आपके यहाँ जिस प्रकार की ठंडक और गर्मी हो उस वक्त देना है। कहीं कहीं थोड़ी सी ठंडक कम है, वहाँ पानी आप 2-3 दिन में दे सकते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंडक है वहाँ हो सकता है आपको 7-8 दिन में देना पड़े। ये आपके वहाँ की और आपकी मिट्टी कौन सी है। जैसे मेरी मिट्टी साधारणतः ऐसी है जिसमें से पानी निकल जाता है, हालांकि हार्ड मिट्टी है। और तो एक काम ये करना, पानी कम देना सबसे पहला काम ये है, नहीं तो फंगस लगेगा। क्योंकि इस समय ग्रोथ नहीं होती है और ठंडक चल रही है, पानी का कम इस्तेमाल है पौधे के लिए। तो पानी की मात्रा को बिल्कुल संतुलित करना है, ये पहला काम हो गया। और दूसरे काम में ये है कि क्योंकि इसको किसी प्रकार की हमें ऐसी खाद नहीं देनी है जो इसकी पत्तियों को बढ़ाव करे। यानी कि क्योंकि ये समय आने वाला है जब इसमें लगेगा मोजर, यानी कि बौर जिसको हमको उत्तर भारत में बोलते हैं, जिसमें लगती हैं छोटी छोटी अमियाँ यानी फूल। तो वो मोजर आने वाला है। तो इस मोजर को आने के लिए हमें इसको नाइट्रोजन की मात्रा का बहुत ही संतुलित प्रयोग करना है। ये हमें जरूर ध्यान देना है। अगर हम नाइट्रोजन या कि गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़्यादा कर देंगे तो ये पौधा पत्तियां निकालने लगेगा और वो ग्रोथ मोड पे चला जाएगा, तो फ्लावरिंग नहीं होगी या कम होगी। तो अगर आपको मोजर लेना है तो आपको दूसरी तरह से काम करना है। और अगर आपका पौधा छोटा है तो आप नेचुरली थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को बहुत संतुलित रखें कि ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद से में वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बेहतर है। लेकिन हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट ही आम के इस पौधे में इस जाड़ों में डालें, क्योंकि इस समय अगर कोई भी नाइट्रोजन का स्रोत आप देंगे तो वो पौधे में बढ़ाव या पत्तियों को बढ़ाने के लिए मोड चेंज करेगा। और इस समय क्योंकि डॉर्मेंसी में पौधा जाने वाला है, ग्रोथ कम होने वाली है, तो वर्मी कंपोस्ट भी इतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हो उसका प्रयोग ना करें, यानी फास्फोरस और पोटास का प्रयोग आप कर सकते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप फास्फोरस के लिए कोई भी सड़ी हुई जो आपकी सींग की खाद होती है या बोन मील का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। और पोटास और ऑर्गेनिक डाल सकते हैं। और साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप चाहे किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ग्रेन्यूल्स से अच्छा है कि इस पर छिड़काव करें। तो बेहतर है कि आप मिट्टी में देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें छिड़काव करें जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, चाहे फास्फोरस रिच हो चाहे वो हो। तो कोशिश करें, और ख़ासकर अगर आपने जो गमले में लगाया हुआ है तो आप कोशिश करें कि इसको ऑर्गेनिक खाद ही दें।
और ये ऐसे समय खाद देने का नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब भी इसमें छिड़काव करें तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करें, सीवीड एक्सट्रैक्ट का, और आप देखेंगे आपका पौधा जो है ये फरवरी के फर्स्ट वीक में अपने फूलों को जरूर दिखाना चाहिए। अगर बहुत सारे हमारे भाई लोग या खासकर जो बागवान वाले किसान भाई भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर फूल आने हैं तो वो इस समय एक छिड़काव प्लानोफिक्स का भी करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का हार्मोन्स है और उससे जो है फूलों को निकलने में सहायता मिलती है। तो वो चाहें तो 1 या 2 बूंद का जो भी उसमें आप उसकी शीशी में देखें, उसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देंगे प्लानोफिक्स तो आपका पौधा में वो जहर की तरह काम करता है, इसलिए उसका बहुत ध्यान रखें। बहुत कम मात्रा में एक छिड़काव अभी एक फूल आने के आसपास, फूल आने पर मतलब, तो आप उस समय कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए 2 बूंद से ज़्यादा ना हो पाए, ये आप देख लें। खासकर आप उस बॉटल पे या जिस प्लानोफिक्स की जो आपका कंटेनर है उस पर जरूर ये लिखा होगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देख के ही आप छिड़काव करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। हम अपने पौधों में प्लानोफिक्स का छिड़काव नहीं करते हैं। हमारे में अगर मोजर आएगा तब भी ठीक है और नहीं आएगा तब भी ठीक है, क्योंकि हम इसमें केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही छिड़काव करेंगे, एक बार अभी और एक थोड़े दिन के बाद। और साथ साथ एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हमको फंगस से बचाना है, तो हमें इसमें, जैसे आप इसमें मिट्टी है, जब भी पानी डालें तो उसमें आप किसी प्रकार के फंगिसाइड को घोल कर भी डाल सकते हैं। एक बार आप मान लीजिए कि साफ डालें तो दूसरी बार आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाला डालें। इस तरह से आप फंगिसाइड को बदल बदल के 2-3 बार डालें, क्योंकि 15-15 दिनों पर तो आप पाएंगे कि आपका पौधा बचा रहेगा, पानी भी कम दे, और इस प्रकार के फंगस को भी आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप प्लानोफिक्स मत डालें, इस प्रकार के फंगस से को बचाने के लिए एक घोल के रूप में और या छिड़काव के रूप में प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 3 बार। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ बढ़िया तरह से, जब कोई रोग नहीं होगा तो पौधा अपने आप ही फ्लावर मोड पे आ जाएगा। और अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का या सीवीड एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करेंगे तो आपका पौधा वैसे भी फ्लावरिंग मोड पे आ ही जाएगा, जब वो किसी रोग से ग्रसित नहीं होगा। तो इस प्रकार की थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने से आप आने वाले फरवरी में फर्स्ट वीक में जब इसमें मोजर यानी वो निकलेगा तो आपको देखेंगे कि आपके पौधे में मोजर निकल आया है। हालांकि मोजर निकलने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग करना कोई वर्जित नहीं है, परंतु हम कोशिश करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का हार्मोन का छिड़काव ना करें, क्योंकि हमारा अपना विचार थोड़ा अलग है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे लोग हमारे, क्योंकि हमें अपने पौधों में गमले में फ्लावर और फ्रूट लेना है, अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं भी आएगी तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो लोग किसान हैं या जिनको फल लेने हैं वो लोग इस तरह से अपना प्रयोग करते रहते हैं, और हमारा कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि आपको हार्मोन का छिड़काव करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर पौधा आपका हेल्दी होगा और किसी रोग से ग्रसित नहीं होगा तो इसमें अपने आप ही मोजर आएगा। तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 नंबर पे पानी कम देना है, 2 नंबर पर फंगिसाइड का छिड़काव करना है, नाइट्रोजन युक्त खाद से बचे और फास्फोरस और पोटास की खादों का प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी गुड़ाई भी समय पर करते रहें, जिससे आपका पौधे में जो है मॉइस्चर उड़ता रहे और फंगस अपना जमावड़ा न बना पाए। क्योंकि जब फंगस इसमें ज़्यादा गीला रहेगा, क्योंकि ये पौधा कम पानी चाहता है, इसलिए इसमें फंगस की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना चैनल राम की बगिया।